हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 की, जो आपके मॉड्यूल 3 में गिवन है। और इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, ये कुछ जो है आपके दे रखे हैं कुछ ट्रांजेक्शन, जिनमें जो है बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको गिवन है। तो उसको याद कैसे रखना है, ये मोस्टली जो है दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं अच्छे से। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे आपके, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो रहने वाला है ऑथोराइज पर्सन के बारे में, कि ऑथोराइज पर्सन के अपन डेफिनेशन को कैसे याद रखें। तो सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल में दिखा देता हूँ, मॉड्यूल में कहाँ पर ये गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑथोराइज पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है फर्स्ट वाले पॉइंट में। और इसको आपको याद कैसे रखना है, ABCD वाले पॉइंट से आपको इसको याद रखना पड़ेगा, A B C और D। ठीक है, A से ऑथोराइज डीलर होता है यहाँ पर, इसके बाद B से होता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ठीक है, इससे B से आप ये याद रखोगे, C से याद रखोगे मनी चेंजर, C से चेंजर। ठीक है, और D से आपको याद रखना है अदर पर्सन जो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब ये पर्सन जो है ऑथोराइज होना चाहिए, ये चीज़ आपको मेनली ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चार चीज़ अपन ने देखी कि ऑथोराइज पर्सन में कौन कौन आते हैं, ABCD। A से ऑथोराइज डीलर, B से बैंकिंग यूनिट जो कि ऑफशोर वाली है। ठीक है, C से चेंजर, किसका, मनी चेंजर। D से जो पर्सन डील करता है किस में, फॉरेन एक्सचेंज में या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन अपन ने कवर कर लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की, जो बोला गया है कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, उसकी डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया गया है। तो ये आपको खुद से मॉड्यूल से देखना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें याद करने लायक नहीं है। ठीक है, इसको आपको सिर्फ समझना है और उसी बेसिस पर जो है कई सारे क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर बनते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके दोनों के लिए बताया कि दोनों को आपको लर्न जरूर से करना और एक बार समझना जरूर से, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलती है। तो इंडिविजुअल का अलग है, आर्टिफिशियल पर्सन का अलग है, दोनों का अलग अलग आपको जो रेजिडेंट इन इंडिया है PRI वाली डेफिनेशन है वो आपको देखनी है। थर्ड नंबर पे जो आता है अपने पास करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो सेक्शन ने जो है एक डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2J में। ठीक है, उसको तो आपको पढ़ना ही है, और साथ ही करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जिसमें प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, जो शेड्यूल वाले ट्रांजेक्शन गिवन है, उसको याद करने से रिलेटेड मैं आपको कुछ निमोनिक्स भी बताने वाला हूँ, मतलब एक तरह से स्टोरी फॉर्म में बताने वाला हूँ। अगर उसको भी आप एक बार लिख लोगे, अपने एंड पर जो उसको पढ़ लोगे, एक बार कॉपी में उतार लोगे, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मेरा भी इससे काम बना है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे हाथ रख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की। तो बोला गया है, देखिए सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल में निकाल के बता दूँ। तो इस साइड फिफ्थ वाला पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो, तो उसमें लिखा है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और बताया गया है विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग सच ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ जो है ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चार ट्रांजेक्शन आपको कैसे याद करने हैं। अब आपको ये याद करने क्यों करने हैं वो मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे ट्रांजेक्शन दे देता है वो, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो उसके लिए जो आपको ये समझ में आना चाहिए, चारों पॉइंट आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन में जो है आइडेंटिफाई करके उसको उसी अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर आंसर कर पाओ। तो पहला ट्रांजेक्शन बोला गया है, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेसेस और सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इस वाले पॉइंट को आपको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट में मैंने कुछ दे रखा है, मतलब एक तरह से इसको एक बैलेंस शीट आप मान सकते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने इसको आपको मतलब प्रेजेंट किया है इसमें। तो बोला गया क्रेडिट वाले साइड में कि शॉर्ट टर्म में जो है आप PGBP यानी कि बिजनेस करोगे कोई, और उसमें आप क्या लोगे, मतलब शॉर्ट टर्म PGBP क्रेडिट में, शॉर्ट टर्म PGBP क्रेडिट में, क्रेडिट साइड है ना, तो इसलिए शॉर्ट टर्म PGBP क्रेडिट में। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बोला क्या है, पेमेंट ड्यू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज ए नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो डेबिट में अपन ने डाल दिया लोन, उसका इन्वेस्टमेंट और उसका इंटरेस्ट डेबिट में। तो क्रेडिट में क्या डाला अपन ने, शॉर्ट टर्म PGBP क्रेडिट में, और लोन और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में। शॉर्ट टर्म PGBP क्रेडिट में, लोन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में, शॉर्ट टर्म PGBP क्रेडिट में, लोन और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में। ठीक है, अब इसको मेन पॉइंट से मैं आपको लिंक कराऊंगा। देखो शॉर्ट टर्म अपन ने देखा, तो शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पर जो पहले पॉइंट में बोला गया था अपन को, शॉर्ट टर्म बैंकिंग या फिर
क्रेडिट फैसिलिटीज़ अगर आप लेते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यानी कि पीजीबीपी में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हुआ पीजीबीपी, और शॉर्ट टर्म क्या हुआ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ या फिर शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़, ये अगर आप लेते हो तो उसको जो है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब जो भी क्रेडिट्स वगैरह होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह। ठीक है, तो इससे आपको ये रिलेट करना है कि क्रेडिट साइड में क्या क्या आ रहा है, वो अपना पहला पॉइंट है। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट अपन ने देखा पेमेंट ड्यू पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एज ए नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो डेबिट में अपन ने क्या किया था, लोन और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में। तो लोन जो भी अगर आप ले रहे हो उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट जो भी है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको जो है यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में लेकर चलना है। तो लोन का इंटरेस्ट डेबिट में और इन्वेस्टमेंट है उसका भी इंटरेस्ट डेबिट में। अब इंटरेस्ट मतलब उससे जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो कमाई हो रही है वो आपका डेबिट में लेनी है, यानी कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में लेनी है। इसके बाद जो है आपको कुछ 2 पॉइंट और ऐड ऑन करने पड़ेंगे यहाँ पर, जिसमें क्या क्या है पेरेंट्स, स्पाउस एंड से रिलेटेड 2 ट्रांजेक्शन है, उनके लिविंग के एक्सपेंस और उनके ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल के एक्सपेंस। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये चारों पॉइंट दोहराना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले आपको लिंक करा दूँ यहाँ पर मॉड्यूल में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो 5th पॉइंट में बोला गया सबसे पहले इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, जो अपन ने वहाँ पर देखा पीजीबीपी के नाम से, अदर करंट बिजनेस पीजीबीपी के नाम से। ठीक है, और सर्विसेज और शॉर्ट टर्म बैंकिंग या फिर क्रेडिट फैसिलिटी, जो अपन ने देखा था शॉर्ट टर्म बैंकिंग यानी कि शॉर्ट टर्म वाला पॉइंट से लिंक करा था, और बैंकिंग या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ में अपन क्रेडिट से उसको लिंक करा था। ठीक है, और यूँ नीचे अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेकंड पॉइंट अपन ने देखा पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन वाला पहला पॉइंट देखा अपन ने, और इन्वेस्टमेंट से अपन को क्या हो रही है कमाई यानी कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो लोन का तो इंटरेस्ट हो गया और इन्वेस्टमेंट की क्या हो गई इनकम। तो इसका भी अगर आप पेमेंट करते हो तो वो भी जो आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन से रिलेट करेगा। अब वो कैसे रिलेट करेगा बोला गया, देखिए थर्ड पॉइंट में रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो बाहर रह रहे हैं यानी कि अब्रॉड रेजाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लिविंग वाला सबसे पहला पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट अपने पास ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल। तो एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस तरह से 2J वाली डेफिनेशन आपके कवर होती है। एक बार फिर से मैं आपको समराइज़ कर दूं। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा है क्रेडिट से, तो शॉर्ट टर्म पीजीबीपी क्रेडिट में, लोन और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में। शॉर्ट टर्म पीजीबीपी क्रेडिट में, लोन और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में। इसके बाद पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उसकी लिविंग के खर्चे और इनके ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल के खर्चे। ठीक है, तो इस तरह से अपना करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का जो सेक्शन 2J है उसकी भी डेफिनेशन कवर होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो PRI की डेफिनेशन है वो ज़रूर से आपको पढ़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पुट अप करता है जो एग्जामिनर है, वो क्वेश्चंस ऐसे ही बनाता है अधिकतर। ठीक है, तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया जो आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है 12th वाले पॉइंट पर। ठीक, तो उसकी डेफिनेशन आपको 182 डेज़ वाली जो सेटिस्फाई करनी होती है वो अच्छे से समझ के जानी है। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 3 की बात करेंगे, जिसमें बात की गई है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो कौन कौन जो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, इसी से रिलेटेड जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। तो इसको मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में आपको आपकी तरफ जो है पर प्रेजेंट किया है, ताकि आप उसको इस तरह से जो है मेमोराइज़ करके चारों पॉइंट लिख सको। ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसको मेन जो अपने मॉड्यूल है उससे पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, देखिए राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो सेक्शन 3 में बोला गया है कि नो पर्सन शैल डील और ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़ टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथोराइज पर्सन। यानी कि कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है वो या ना तो डील कर सकता है ना ट्रांसफ़र कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, बी पॉइंट में बोला गया है कि न तो वो मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन जो कि रेजाइड कर रहा है कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया, इन एनी मैनर। ठीक है, मतलब वो किसी बाहर वाले के लिए जो यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता और ना ही कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए उसको अवेलेबल करा सकता है जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। सी वाले पॉइंट में बोला गया कि रिसीव अदरवाइज देन थ्रू ऑथोराइज पर्सन, यानी कि ऑथोराइज पर्सन को छोड़कर वो रिसीव नहीं कर सकता। क्या रिसीव नहीं कर सकता? एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन जो कि रेजिड कर रहा है कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको ये बताएगी कि जो आउटसाइड इंडिया है ना तो उससे पेमेंट लेनी है ना उसको पेमेंट देनी है। ठीक है,
इसके बाद जो कुछ एक्सप्लेनेशन भी इससे रिलेटेड दी गई है। और डी पॉइंट में बोला गया कि एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन करके बोला गया है यहाँ पर फॉर एक्विजिशन और ट्रांसफ़र एनी राइट, ठीक है, और एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अपने पास है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर मैंने बनाया गया है, एक चित्र बनाया गया है मैंने आपके लिए। तो इसमें बोला गया कि सेक्शन 3 है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है कि डील यानी कि दिल, तो वो डील नहीं करेगा ना ही ट्रांसफ़र करेगा, ना तो डील करेगा यानी दिल करेगा, ना ही ट्रांसफ़र करेगा यानी दिल को ट्रांसफ़र आपको नहीं करना है, ठीक है। तो नो पर्सन शैल डील यानी कि दिल और ना ही ट्रांसफ़र, मतलब डील और ट्रांसफ़र वाला पॉइंट क्या था कि ना तो वो डील करेगा ना ही ट्रांसफ़र करेगा एनी फॉरेन सिक्योरिटीज़ में और ना ही कोई फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है ये वाला पॉइंट कि यहाँ से यहाँ तक का कि कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं करेगा। ये हो गया अपने पास PRI, ये हो गया अपने पास PROI। तो कोई भी PRI जो है पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, PROI के लिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अपना ये बन जाता है। थर्ड पॉइंट में अपन देखेंगे कि पेमेंट वाला तो ऐसे जा रहा है और जो पेमेंट रिसीव वाला है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन ना तो पेमेंट करेगा और ना ही रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट अपने पास बन जाता है। या फिर आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट मैंने ये वाला ले रखा है। तो पहले वापस से मैं पूरा यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। देखिए नो पर्सन डील और ना ही ट्रांसफ़र, तो कोई भी पर्सन ना तो डील करेगा ना ही ट्रांसफ़र करेगा फॉरेन एक्सचेंज में ना ही फॉरेन सिक्योरिटीज में। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पर, कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं करेगा। और पेमेंट की नहीं करने की बात किसके लिए की गई है, PROI, मतलब ये PRI है तो ये क्या हुआ PROI, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट बोला गया यहाँ पर कि कोई भी पर्सन एंटर नहीं करेगा। अब मैंने आप पर एंटर का ही बटन लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गए तो एंटर दबाकर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन एंटर नहीं करेगा किस में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, ठीक है, किसी भी तरह के, और ना ही जो एसेट्स वगैरह उसमें। तो ये हो जाता है अपना थर्ड पॉइंट, जिसको आप यहाँ पर डी वाले पॉइंट में देख सकते हो, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है अपने पास कि उसने पेमेंट तो यहाँ पर किया है, अब रिसीव यहाँ से करेगा, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो है रिसीव नहीं कर सकता कोई भी पेमेंट जो पर्सन आउटसाइड इंडिया उससे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अपने पास बन जाते हैं। पहला पॉइंट अपने पास कोई भी डील नहीं करेगा और ना ही कोई ट्रांसफ़र करेगा। सेकंड है कोई भी पेमेंट नहीं करेगा विदाउट ऑथराइज पर्सन, कोई भी एंटर नहीं करेगा इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर जो एसेट्स वगैरह एक्वायर है उसमें, ठीक है, ना ही उसको पेमेंट रिसीव करना है किसी भी PROI से, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अपन ने देख लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपने पास सेक्शन 4 को भी आपको पढ़ते हुए चलना है, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 है, ठीक है। उसको उसमें जो इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपको डेफिनेशन दी गई, इस पर भी क्वेश्चन जो है पुटअप करता है यहाँ पर एग्जामिनर, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब जो मेन अपना इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन उसको कैसे याद रखा जाए, तो उसके लिए मैंने आपको जो यहाँ पर निमोनिक्स बनाकर दिया हुआ है। एक स्टोरी फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ आपको अपने एक कॉपी में लिख लेना है या फिर जो भी आपके नोट्स हैं वहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है, जिससे आपको लास्ट टाइम में सिर्फ इनको पढ़ना पड़े। और अगर आप पढ़ लोगे तो वो रिकॉल यहाँ पर साथ के साथ यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ पर इसी ट्रिक से जो यहाँ पर याद रखा था इनको, और उससे जो है मेरे को बहुत हेल्प हुई थी एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। तो आपको एक तरह से लास्ट टाइम में बर्डन नहीं लगेगा कि ये सारे पॉइंट्स कैसे याद की जाए, ठीक है। तो अगर आप अभी से ही फ्लो बनाते चलेंगे इस स्टोरी को यहाँ पर, ठीक है, याद करते हुए चलेंगे, तो आपके लिए जो है ज़्यादा ट्रिक नहीं रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देख पा रहे हो शेड्यूल 1 की कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है, जिसमें पहले पॉइंट में बोला गया है रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला गया है यहाँ पर रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी। थर्ड पॉइंट में बोला गया है रेमिटेंस ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स वगैरह और फुटबॉल पूल स्वीप स्टेक्स वगैरह, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सॉरी ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो कैसे याद रखने हैं, अगर आप देखोगे, अगर आपने थोड़ा बहुत टैक्स में पढ़ा होगा, तो लॉटरी विनिंग्स वगैरह जो भी है वो अपनी कैजुअल इनकम होती है, और रेसिंग राइडिंग वगैरह वो भी अपनी कैजुअल इनकम में आती है, यानी कि अदर सोर्सेज में आती है। और ये जो लॉटरी टिकट्स वगैरह है, मैगजीन्स वगैरह है, ठीक है, तो गेमिंग वगैरह का जितना भी रहता है वो अपने अदर सोर्सेज के इनकम में आती है। तो इसलिए मैंने आपको इसको नाम क्या दे दिया यहाँ पर कि कैजुअल इनकम की जो भी कमाई है, ठीक है, अगर वो आपको दिखती है तो आपको उसको शेड्यूल 1 में डालना है। यानी कि शेड्यूल 1 क्या बताता है अपन को कि वो ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको कैजुअल इनकम दिखती है तो उसको आपको प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन मानना है। अब मैंने इसको लॉजिकली कैसे याद रखा था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि आप लॉटरी वगैरह जितने भी ये गंदे काम है, ठीक है, वो कम से कम करो, ठीक है।
तो इसके लिए जो है टैक्स में भी जो है गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 30% यहाँ पर जो है टैक्स रेट लगा रखी है, ठीक है, ताकि इनको जो यहाँ पर कम प्रोत्साहन मिले, कम यहाँ पर कह सकते हैं आपकी प्रोत्साहन नहीं मिले, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो लॉटरी विनिंग्स है उन पर जो है ज़्यादा टैक्स रेट रखी गई, तो इसलिए जो यहाँ पर उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, ठीक है। तो पर्पज़ एक ही है कि ये कम से कम हो ताकि देश का जो है विकास अच्छे से हो, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने आपको मतलब इस तरह से मैंने इसको याद रखा था लॉजिकली। तो बोला गया है देखिए कैजुअल जो भी कमाई है, कैजुअल इनकम जो भी है, यानी कि लॉटरी विनिंग्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग ऑफ हॉर्स वगैरह, ठीक है, हॉर्स या फिर रेसिंग राइडिंग किसी की भी हो सकती है, और एनी अदर हॉबी जो है उसको भी जो है प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में रखना है। और साथ ही परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट्स भी तो एक तरह से गेमिंग वगैरह का ही है, ठीक है। तो लॉटरी टिकट्स और बैंड मैगजीन्स वगैरह, फुटबॉल पूल्स वगैरह, ये अगर आप देखोगे स्वीट स्केप्स स्टेक्स वगैरह, ये सारे जो यहाँ पर गेमिंग मतलब गेमिंग में इससे ये सारे कवर होते हैं। तो इस तरह से कैजुअल इनकम को आपको रखना है यहाँ पर प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में। सेकेंड है अपने पास कॉल वाला कौन सा है यहाँ पर, कॉल बैक सर्विसेज, ठीक है। इसको मैं पूरा एक साथ बताऊँगा आपको एंड में कि कैसे इसको याद रखना है, बस अब ये पहले समझते हुए चलो। तो कॉल से याद रखना है आपको जो यहाँ पर दे रखा है, देखिए 7वां वाला पॉइंट, कॉल बैक सर्विसेज। तो कॉल बैक सर्विसेज में एक लॉजिक में आपको दूसरी, तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, क्या करती थी पहले, मतलब गवर्नमेंट को इतना ध्यान नहीं था कि पहले जो है बाहर के लोग कैसे मतलब जो है अपने रेवेन्यू को कम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी कॉल बैक सर्विसेज है, मतलब बाहर के जो भी लोग हैं वो क्या करते थे कि यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह से ज़्यादा उनको कॉस्टली पड़ जाता था यहाँ के लोगों को। तो वो क्या करते थे, यहाँ के लोगों से, जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लोगों से बोलते थे कि आप सिर्फ कॉल करो, हम आपको कॉल बैक करेंगे, मतलब कॉल बैक करेंगे आपको, जिससे आपकी कॉस्ट जो यहाँ पर कम आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है यहाँ की इंडिया गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका रेवेन्यू यहाँ पर कम हो जाता था, क्योंकि लोग रिचार्ज वगैरह नहीं कराएंगे, ठीक है। कॉल बैक सर्विसेज ये सिर्फ लॉजिकल है, ठीक है, मेन रीजनिंग तो मेरे को भी नहीं पता, मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ आपको, जो मैंने मतलब खुद से बनाया, यहाँ पर कह सकते हैं डेवलप किया खुद से। तो यहाँ के गवर्नमेंट को लॉस होता था, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सीधा सा प्रोहिबिटेड करेगी कि आप हमारा रेवेन्यू घटा रहे हो, तो हम ऐसी चीज़ आपको करनी क्यों देंगे। तो इसलिए कॉल बैक सर्विसेज वगैरह जो बाहर के लोग मतलब अपना दिमाग लगाकर ऐसे काम कर रहे थे, तो उन पर जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर सी से, आई से और डी से यहाँ पर कुछ बताए गए। सी से कमीशन बताया गया, आई से इंटरेस्ट बताया गया और डी से डिविडेंड बताया गया। सी से क्या बोला है, कमीशन। तो 6 पॉइंट में अगर आप देखो, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेटेड क्रेडिट रूट, ठीक है। इसमें कुछ परसेंट यहाँ पर अलाउ किया गया है टी और टोबैको के लिए। तो बोला गया कि 10% ऑफ इन्वॉइस तक जो यहाँ पर टी और टोबैको के लिए जो यहाँ पर अलाउ है, कमीशन आप पे कर सकते हो ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेटेड क्रेडिट रूट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रूपी स्टेटेड क्रेडिट रूट से ही वो होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ चाय यानी कि टी या फिर टोबैको के लिए जो यहाँ पर छूट दी गई है 10% ऑफ इन्वॉइस वैल्यू तक। बाकी इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको दिखती है तो उसको आपको जो है प्रोहिबिटेड में लेकर चलना है, ठीक है। तो रेमिटेंस ऑफ सी से क्या था अपने कमीशन, फिर आई से था अपने इंटरेस्ट वाला पॉइंट कहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं आप, 8 पॉइंट बोला गया है, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम, ठीक है। तो बोला गया है देखिए यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम होती है, ठीक है, उसमें कुछ भी पैसा अगर आप जमा कराते हो और उस पर जो भी इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो अगर आप उसको रेमिट करते हो, मतलब बोला गया है सीधा सा, आपको नॉन रेजिडेंट अकाउंट दिया गया है, उस पर आप इंटरेस्ट तो कमा लो, पर उस इंटरेस्ट को जो यहाँ पर आप भेज नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है इस जो नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपये अकाउंट है, स्कीम है, उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता होगा, इसलिए लोग उसमें जमा कराकर, मतलब नॉर्मली बैंक वगैरह में जमा न कराकर उसमें जमा कराए और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले और उसको वो क्या करते हैं बाहर भेज दे, तो इस तरह से तो नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो इसलिए भी जो है जो इंटरेस्ट है किस पर, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम, उसमें जो भी इंटरेस्ट बन रहा है आपको, उसको आप रेमिटेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर प्रोहिबिशन यहाँ पर लगा दिया है गवर्नमेंट ने। और डी से अपन ने देखा था डिविडेंड, तो डिविडेंड वाला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, 5th वाले पॉइंट में बोला गया कि डिविडेंड, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंस इज एप्लीकेबल। तो डी से डिविडेंड याद रखना है और डी से यहाँ पर डिविडेंड बैलेंसिंग आपको याद रखना है, ठीक है। रेमिटेंस अगर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल हो रहा है और आप रेमिटेंस कर रहे हो तो उसको भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में लेके चलना है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए सबसे पहले कैजुअल इनकम अगर आपने कमाई है तो कॉल करेगी CID आपके पास,
अगर आपने कैजुअल इनकम कमाई है तो आपके पास कॉल करेगी CID। कैजुअल इनकम में अपने स्टार्टिंग के 3 ट्रांजेक्शन देखे, लॉटरी विनिंग्स, इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग ऑफ किसी भी तरह का, ठीक है, और परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैन मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स वगैरह के, ठीक है। तो ये सारे जो है कैजुअल इनकम में आ जाती है। तो कैजुअल इनकम आकर आपने कमाई है तो कॉल करेगी CID आप जानते ही होंगे, ठीक है, सीरियल वगैरह आता है, तो CID कॉल करेगी आपको। कॉल से कॉल बैक सर्विसेज, C से कमीशन किसका था अपने 6 वाले पॉइंट में, रुपी स्टेटेड क्रेडिट रूट का, ठीक है, 10% तक टी और टोबैको के लिए अलाउ था। और जो कमीशन है उसका एक और पॉइंट है, आप देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ 4th वाले पॉइंट में यहाँ पर गिवन है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज एब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज, ठीक है। तो इसका भी कमीशन यहाँ पर प्रोहिबिटेड रखा गया। आई से अपन ने देखा इंटरेस्ट वाला पॉइंट कौन सा था, लास्ट वाला 8th वाला, बोला गया था कि इंटरेस्ट इनकम अगर आपको नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट में मिलती है तो उसको आप रेमिट नहीं कर सकते। और लास्ट वाला था आपने डी से डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड के लिए बोला गया था कि डिविडेंड बैलेंसिंग अगर एप्लीकेबल हो रही है तो उसका डिविडेंड जो यहाँ पर, वो डिविडेंड जो यहाँ पर रेमिट आप नहीं कर सकते, ठीक है। 3-4 बार मैंने एक बार आपको रिपीट कर ही दिया आपकी वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा एक और बार रिपीट कर देता हूँ मैं। बोला गया कैजुअल इनकम अगर आपने कमाई तो कॉल करेगी आपके पास CID। कैजुअल इनकम यानी वो 3 टाइप की इनकम, लॉटरी विनिंग, रेसिंग राइडिंग वगैरह, लॉटरी टिकट्स वगैरह, कॉल करेगी कौन, कॉल बैक सर्विसेज। C से कमीशन किसका, 2 तरह के पॉइंट थे कमीशन में एक तो अपने नॉन रुपी स्टेटेड क्रेडिट रूट वाला, इसमें 10% तक इनवॉइस वैल्यू का अलाउ था टी और टोबैको के लिए। और एक था अपने पास कमीशन किसका, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, जॉइंट वेंचर के लिए, सब्सिडरीज जो एब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज़ है, ठीक है। इसके बाद आई से अपन ने देखा इंटरेस्ट में अपन ने देखा नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट में अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो उस इंटरेस्ट को आप रेमिट नहीं कर सकते। डी से अपन ने देखा डिविडेंड, तो डिविडेंड में अपन ने क्या रखा कि डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल हो रही है तो उस केस में आपको प्रोहिबिट, मतलब उस केस में अगर आप वो डिविडेंड रेमिट करते हो तो आपके लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है सर। तो यहाँ पर शेड्यूल 1 अपना कंप्लीट हो जाता है। अब शेड्यूल 2 कैसे रखना है, देखिए शेड्यूल 2 पर अपन पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कुछ टेबल दी हुई है, ठीक है, एक टेबल को लेते हुए मैं आपको डिस्कस करते हुए चलूँगा। मतलब टेबल अगर आपने याद कर ली तो आपको एक तरह से माइंड में ओवरव्यू रहेगा कि हाँ ये पॉइंट है और ये पॉइंट उस टाइम थे, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्ज़ाम टाइम में कि कौन सा पॉइंट किस में था, करंट अकाउंट में था, कैपिटल अकाउंट में था, या फिर वो प्रोहिबिटेड था, उसमें RBI की अप्रूवल लगेगी या फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। तो अब अपने पास शेड्यूल 2 की कुछ एक्टिविटीज़ आती है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि स्टोरी किस पर बेस है उसका एक ओवरव्यू दूँ मैं आपको कि इसमें कुछ बिल्लियाँ हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे टैलेंट है, मतलब वो जो बिल्लियाँ हैं मल्टी टैलेंटेड है। तो उसको क्या कर रही है, जो बाहर वाला कोई है पर्सन, ठीक है, वो उसको मंगा रहा है ओशियन के थ्रू, ठीक है। उसी के बारे में इसमें यहाँ पर बात करें तो अपन कैसे उसको भेज रहे हैं, ठीक है, कहाँ से वो कहाँ तक जा रहा है और उस बिल्लियों को वहाँ ले जाने से क्या क्या उनको फ़ायदे हो रहे हैं, ये पूरा अपन इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात है कैट की, कैट यानी बिल्ली की बात की जा रही है, तो CAT, ठीक है। मतलब 2 कैट है अपने पास, 2 यानी कि शेड्यूल 2। 2 अपने पास ऐसी कैट है जो मल्टी मॉडल वाली है, उसको अपन ने भेजा है यहाँ पर वेसल से फ्रेट पे करके, ठीक है, वेसल से अपन ने उसको फ्रेट पे करके भेजा है। अब कहाँ भेजा है, क्योंकि इलोन मस्क ने जो यहाँ पर उसको बोला है कि ओशन से आप इसको भेजो, ठीक है। तो ओशन से उसने क्या किया है, इंपोर्ट करने को जो है ओशन से उन बिल्लियों को उसने कहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसको जो है कंटेनर में डालकर, जो कंटेनर में डाला है वो हाई रेट पे करके मतलब भेजा है उसको। हाई रेट पे करने का मतलब, एक कंटेनर अगर आप जानते हो एक डब्बा होता है, तो डब्बे में जो है नॉर्मली सामान डालते हैं, अब उसको उसमें अपन बिल्लियाँ डाल रहे हैं, ठीक है, बिल्लियाँ डालकर भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा फ्रेट लेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करें, कंटेनर में जो डाल रहे हैं उसको ज़्यादा रेट से जो है पेमेंट करके उनको भेज रहे हैं। तो आगे क्या बोला गया है, देखिए, जब कंटेनर में डालकर अपन ने उनको यहाँ पर भेज दिया, तो जब वो अपने प्लेस पर पहुँच जाएंगी तो वहाँ से उतार कर उनको P&I क्लब ले जाएगा। P&I क्लब यानी कि नॉर्मल क्लब आप मान सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से P&I क्लब उनको उतार कर ले जाया जाएगा, जिसमें क्या होएगा, मतलब उनके वहाँ जाने से फ़ायदा क्या होएगा, तो स्पोर्ट्स में जो यहाँ पर उनके लक के चलते जो है RCB जीत जाएगी। मतलब वो जो बिल्लियाँ हैं वहाँ जाएगी, P&I क्लब में उनको लेकर जाएंगी, और P&I क्लब में जाने से जो यहाँ पर वो बिल्लियाँ हैं
मतलब उनका इतना अच्छा लक है कि आरसीबी जो है उनके आने से जीत जाएगी। और आरसीबी वहाँ पर जीत जाएगी तो उनको क्या क्या मिलेगी, उनको प्राइज़ मिलेगी, उनको स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मिलेगी, ठीक है। और अदर जो यहाँ पर इंटरकनेक्शन जो है लोगों की, अदर देन इंटरनेशनल जो है लोगों के जो है उनके पास स्पॉन्सर सर्विसेज वगैरह मिलेगी, ठीक है। तो ये अपनी स्टोरी एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा इसको। देखिए 2 कैट थी अपने पास C80, ठीक है, जो मल्टी मॉडल वाली थी। उसको अपन ने वैसल से भेजा फ्रेट पे करके, ठीक है। और भेजा है अपन ने क्यों, क्योंकि किसने मंगाया, एलॉन मस्क ने। और उसने एलॉन मस्क ने पहले ही बोल दिया कि आपको ओशियन से भेजना है, ओशियन से उसने इंपोर्ट किया है। तो हमने क्या करा, कंटेनर में डालो उन दोनों बिल्लियों को हाई रेट पे करके, ठीक है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच गई तो अपन ने उसको उतार कर P&I क्लब में ले गए, और वहाँ से P&I क्लब में ले गए उसको। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स में अपने RCB है यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, ठीक है, वो जीत गई उनके वहाँ आने से। और उनको क्या मिली है, पर उनको मिली है प्राइज़ मनी और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ठीक है। तो अब एक एक पॉइंट मैं आपको लिंक कराऊंगा अपने यहाँ पर जो ये टेबल दे रखी है इधर शेड्यूल सेकंड वाली, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो इसको मैंने लेफ़्ट साइड में ले लिया एक बार, आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कैट की, तो CAT, टी थोड़ा नीचे है, तो हाँ ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर C, ठीक है, A, और जो T यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोंडर्स के लिए बोला गया, ये जो T आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो 2 बिल्लियाँ थी, कैट थी, उससे आपको लिंक करना है पर कैट को, ठीक है। तो पहला पॉइंट था अपने पास कल्चरल टूर्स, सेकंड में अपने पास था एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, ठीक है। ये कुछ CAT वाला ही वर्ड है जिसमें आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वर्ड वाला। बाकी तो स्टोरी वाइज आपको पूरा एक एक पॉइंट लर्न हो जाएगा। तो CAT से सी से था अपने पास कल्चरल टूर्स, ठीक है। सेकंड में A से था अपने पास एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडियाज एक्सेट्रास, ठीक है। और T से था अपने पास ट्रांसपोंडर्स का, ठीक है। तो 2 कैट जो मल्टी मॉडल वाली थी, मल्टी मॉडल यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वगैरह है वो वाली सर्विसेज, ठीक है, जिसमें आप रेमिटेंस कर रहे हो। और वो मल्टी मॉडल जो बिल्लियाँ थी उसको अपन कैसे भेज रहे थे, यहाँ पर वैसल से फ्रेट पे करके भेज रहे। तो 5th पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, राइट साइड में, ठीक है, वैसल से फ्रेट पे करके। तो वैसल ये रहा और उसका फ्रेट ये रहा, ठीक है। तो वैसल से फ्रेट करके भेज रहे हो तो वो भी अपने पास किस में आएगी, शेड्यूल सेकंड में, ठीक है। और उसको अपन ने किस वे से भेजा था, ओशियन से, क्योंकि ओशियन से उसको किसी ने इंपोर्ट किया था। तो इंपोर्ट थ्रू ओशियन भी यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था अपने पास, CAT, C से था कल्चरल टूल्स, ठीक है, A से था अपने पास एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, और T से था यहाँ पर अपने ट्रांसपोंडर्स, ठीक है। और 4th पॉइंट अपने पास था यहाँ पर जो मल्टी मॉडल वाली बिल्ली मल्टी मॉडल वाली थी, ठीक है। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वगैरह। और 5th वाला पॉइंट अपने पास था वेसल से फ्रेट पे करके। और 6th वाला पॉइंट अपने पास ओशियन से इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और 7th पॉइंट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर में डालकर अपन ने हाई रेट से उनको भेजा था। तो ये रहा अपने पास कंटेनर वाला पॉइंट कि कंटेनर डिटेंशन चार्ज है जो एक्सीड कर रहा है अपने पास रेट जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे, एक्सीड करने का मतलब हाई रेट पे करके अपन ने उनको भेजा है, ठीक है। फिर उसको कहाँ पर ले जाया गया था, देखिए यहाँ पर P&I क्लब में यहाँ पर ले जाया गया था। तो P&I क्लब वाला जो है ट्रांजेक्शन आपको नेक्स्ट इसमें पेज पे दे रखा है कि मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, ठीक है। और 9th वाला पॉइंट में जिसके कारण क्या हुआ था, स्पोर्ट्स के चलते RCB जीत गई थी, स्पोर्ट में RCB लक से जीत गई थी। तो लक यानी कि 1 लाख, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लाख पर ये प्रोविज़न लगेगा। और इसमें क्या हुआ था उनको, फिर स्पोर्ट्स में उनको क्या मिली थी, प्राइज़ मनी मिली थी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वगैरह मिली थी, अदर देन इंटरनेशनल अपन ने देखा था, अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल के अलावा उनको जो भी स्पॉन्सरशिप प्राइज़ मनी वगैरह मिली थी वो अपन ने यहाँ पर देखा था। तो पूरा मैसअप ना हो जाए, एक बार 2-3 बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको ये अगर आप बार बार देखोगे तो आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो घबराना मत कि एक बार में आपने एक साथ क्या बोल दिया ये सारा, ठीक है। तो 2-3 बार मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ कराने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ आंखें बंद कर लेनी है और आंखें बंद करके सिर्फ सुनना है मेरे को। तो पहले मैं स्टोरी बोल देता हूँ। स्टोरी थी अपने पास कैट की थी, मतलब कुछ बिल्लियों की थी जो मल्टी मॉडल वाली थी। उसको अपन बाहर भेज रहे थे, क्यों, क्योंकि किसी ने जो यहाँ पर इंपोर्ट किया था। तो अपन ने उसको, मतलब इंपोर्ट करने वाले ने बोला था कि उसको सिर्फ आपको ओशियन से भेजना है। तो अपन ने क्या करा था, उनको कंटेनर में डाल के ओशियन से भेजा था।
और फिर वहाँ उतार कर उनको P&I क्लब ले जाया गया था। और उससे क्या किया गया था, उससे जो है मतलब उनका लक इतना अच्छा था बिल्लियों का, जिसके कारण से जो यहाँ पर RCB टीम जीत गई। और RCB टीम जीतते ही यहाँ पर उसको क्या क्या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वगैरह प्राइज़ मनी वगैरह उनको मिल गई थी, ठीक है, अदर देन जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो मैंने बताया था आपको पॉइंट, उनके अलावा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर अगर आपने देखा था कि कैट के अपन ने बात की थी। सी से था अपने पास कल्चरल टूर्स, ठीक है। ए से था अपने पास एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, और टी से था अपने पास ट्रांसपोंडर्स, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो जाता है अपने पास कैट से रिलेटेड, ठीक है। फोर्थ वाले पॉइंट में अपन ने देखा मल्टी मॉडल वाला, कि बिल्लियाँ जो है मल्टी मॉडल वाली थी। तो मल्टी मॉडल शिप ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वगैरह है, ठीक है। तो उसको भी आपको इसमें ही कवर करते हुए चलना है, ठीक है। उसको अपन ने अब कैसे भेजा था, वेसल के थ्रू भेजा था, क्योंकि नॉर्मली ऐसे भेज नहीं सकते अपन, तो अपन ने उसको वेसल के थ्रू भेजा था ताकि कोई देख नहीं ले इधर उधर। तो वेसल के थ्रू फ्रेट पे करके अपन ने उनको भेजा। और उसको अपने भेजने का कारण क्या था, क्योंकि इलॉन मस्क ने जो यहाँ पर ओशियन के थ्रू इनको इंपोर्ट किया था, ठीक है, ओशियन के थ्रू इंपोर्ट किया था। तो अपन ने क्या करा था, उसको कंटेनर में डाल के हाई रेट पे करके उनको भेजा था, और फिर वहाँ से उनको उतार कर P&I क्लब में ले जाया गया था, जिसकी वजह से जो है अपने RCB जीत गई थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट अपना हो गया। मल्टी मॉडल वाला अपन ने देख लिया था कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर जो है यहाँ पर, उसका जो भी आप रेमिटेंस करते हो तो वो भी इधर कवर होता है। फिफ्थ वाला पॉइंट अपने पास वेसल के थ्रू, वेसल का अगर आप फ्रेट पे करते हो तो रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय अ PSU, उसका भी पेमेंट अगर आप करते हो तो वो भी यहाँ पर इसमें कवर होता है। और उसको इम्पोर्ट किया गया था ओशियन से, ठीक है। तो इस ये वाला पॉइंट किससे रिलेट करता है यहाँ पर, ओशियन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ ये देख सकते हैं आप, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, कंटेनर में डाला था उनको हाई रेट पे करके, तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि हाई रेट। और फिर उनको वहाँ पर उतार कर कहाँ ले जाया गया था, P&I क्लब में, जो अपन ने नेक्स्ट टेबल पे देखा कि रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, उसको भी जो यहाँ पर शेड्यूल सेकंड में कवर करते हुए चलना है। इसके बाद स्पोर्ट्स के जो यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई थी कि स्पोर्ट्स के जो RCB है उसने प्राइज़ मनी जीत कर क्या क्या लिया था, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ली थी, ये रहा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, और प्राइज़ मनी जीती थी अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज़, ठीक है। और वो किस लिए जीती थी, लक के चलते। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 लाख दोनों जो है सिमिलर है। तो एक्सीडिंग द 1 लाख अमाउंट वो जो है आपको इसमें लेते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कवर हो जाता है यहाँ पर शेड्यूल सेकंड का ट्रांजेक्शन। एक बार फिर से बोल दूँ मैं, देखिए सिर्फ मैं आपको पॉइंट रिपीट कराऊँगा। सी से कैट, ठीक है, पहले कैट थी यहाँ पर, सी से कल्चरल टूर्स वगैरह, ए से एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, और टी से था अपने पास ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। एम जो मल्टी मॉडल वाली बिल्ली थी, यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर्स ऑपरेटर्स थे, उनको भी अगर आप पेमेंट करते तो वो भी इसमें आएगा। और उनको अपन ने कैसे भेजा था, वेसल के थ्रू फ्रेट पे करके। तो वेसल का फ्रेट जो चार्टर्ड बाय PSU है, उसको भी अपन इसमें कवर करते हुए चलते हैं। और इलॉन मस्क ने उनको कैसे इंपोर्ट किया था, ओशन के थ्रू, ठीक है। तो ओशन के थ्रू अगर आप इंपोर्ट करते हो ओशन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU, उसका पेमेंट भी यहाँ पर इसमें कवर करते हुए चलता है, ठीक है। उसको अपन ने क्या करा था, फिर कंटेनर में डाला था हाई रेट पे करके, तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब रेट, उसको अपन ने भेज दिया। अब वहाँ पर मतलब जो है वहाँ पर लोगों ने उसको उतारा, P&I क्लब में ले गए। तो P&I क्लब यानी कि जो मेंबरशिप ऑफ रेमिटेंस ऑफ P&I क्लब है वो भी इधर कवर होते हुए चलती है। इसके बाद जो स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह, जिसमें स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्राइज़ मनी है, ठीक है, वो दी गई थी उनको। तो रेमिटेंस और प्राइज़ मनी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वगैरह, ये सारी इसमें कवर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा शेड्यूल सेकंड की ट्रांजेक्शन। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर शेड्यूल थर्ड की ट्रांजेक्शन। और बात करो इसमें सिर्फ ये जो शेड्यूल सेकंड वाला ट्रांजेक्शन है यही थोड़ा टफ है, बाकी अभी जो आप देखोगे शेड्यूल थर्ड या फिर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वाले आएंगे वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ एक स्टोरी अगर आप ध्यान रखोगे, इसमें थोड़ा स्टोरी भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी अगर आप याद कर लेते 3-4 बार रिपीट कर लेते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो स्टोरी एक तरह से याद रह जाएगी आप। अब जो अपने पास ट्रांजेक्शन आती है शेड्यूल थर्ड वाली ट्रांजेक्शन्स आती है जिसमें RBI की अप्रूवल लगती है। तो शेड्यूल फर्स्ट में अपन ने क्या देखा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की, कि शेड्यूल फर्स्ट में सारी ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड है वो सारी कवर की जाती है।
शेड्यूल सेकंड में अपन ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रूवल लगती है वो शेड्यूल सेकंड में लगती है, और उसकी ट्रांजेक्शन अपन ने देख ली कि बिल्लियों को जो भेजा गया था वो वाली स्टोरी। ठीक है, अब शेड्यूल थर्ड में आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। शेड्यूल थर्ड में वैसे तो 2 अलग अलग अपन को केस देखने पड़ते हैं। एक केस अपने पास आता है इंडिविजुअल का, और सेकंड आता है अपने पास अदर देन इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल का कैसे याद रखना है, अदर देन इंडिविजुअल का कैसे याद रखना है, सिर्फ स्टोरी आपको ध्यान रखनी है, वो सब कवर करते हुए आपके हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल वाले की। तो इंडिविजुअल में जो स्टोरी है उसमें आपको कैसे ध्यान रखना है कि एक इंडिविजुअल जो है यहाँ पर आरबीआई से मिलने के लिए, क्योंकि आरबीआई की तबीयत ख़राब थी, आरबीआई से मिलने के लिए किस कदर तक, मतलब किस हद तक वो पहुँच गया, वो स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। क्योंकि क्या है कि जो फॉरेन में जो आरबीआई है, ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उससे ये जो इंडिया में रह रहा है इंडिविजुअल, उससे मिलने के लिए जो यहाँ पर बहुत सारे काम किए, बहुत सारे इधर उधर लफड़े किए। ठीक है, तो वो सारे लफड़े जो अपन इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करा, जो इंडिविजुअल है उसने अपना हर्ट यानी कि जो एब्रॉड में मतलब जो एब्रॉड में आरबीआई को जो हार्ट चाहिए हुआ था, हार्ट आप बोल सकते हैं, तो वो मेडिकल में था, तो मेडिकल में उसको हार्ट चाहिए हुआ था। ठीक है, हार्ट में मैं बोल पा रहा हूँ, हार्ट जो भी है, ठीक है, हार्ट उसको चाहिए हुआ था मेडिकल में। तो उसने अपना हार्ट निकाल कर, मतलब इतना वो डेस्परेट था कि उसने अपना हार्ट निकाल लिया और उसको गिफ्ट या डोनेट करने के लिए वो उसको बॉक्स में डाल लिया, ताकि वो आरबीआई को वो चीज़ पहुंचा सके। ठीक है, तो उसने अपना हार्ट निकाला, ठीक है, और उसको क्या करा, गिफ्ट में या फिर बॉक्स में डाला, ताकि वो उसको गिफ्ट कर सके या फिर डोनेट कर सके किसको, आरबीआई को। तो उसने क्या करा, गिफ्ट निकाली, मतलब गिफ्ट में पैक कर लिए सारा। अब थर्ड पॉइंट में वो क्या करता है, अपने क्लोज़ रिलेटिव को बताते हुए कि वो गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब बाहर जा रहा है, ऐसा उसने उसको बताया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर जा रहा है। ये जानकारी उनको क्लोज़ रिलेटिव को उसने दी। और उसने क्या करा, जो भी उसके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उनका एमिग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो स्कूल से ले लिया, और उसके मतलब सॉरी मैं बोलता हुआ थोड़ा यहाँ पर हेजिटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार थोड़ा आराम से बोलता हूँ मैं, कि उसने एमिग्रेशन सर्टिफिकेट लिया स्कूल्स वगैरह से। अब वो एमिग्रेशन सर्टिफिकेट लेने का रीज़न क्या था, ताकि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सके, स्टडी अब्रॉड करा सके। तो उसने क्या करा, जो प्राइवेट जेट था उसका, उसमें विज़िट किया उसने, और ट्रैवल करते हुए उससे 3-4 लोग मिले जो एनी अदर ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन उसे दे गए। तो वापस से पूरी स्टोरी पढ़ते हैं कि एक पर्सन जो इंडिविजुअल था आरबीआई से मिलने के लिए क्या कुछ कर गया, वो अपन स्टोरी में देखते हैं। उसने अपना क्या निकाला, हार्ट निकाला, ठीक है, और उसको गिफ्ट या फिर डोनेट करने के लिए उसने अपने उस हार्ट को बॉक्स में डाला, और अपने क्लोज़ रिलेटिव को उसने क्या बताया कि ये जो मैं बाहर जा रहा हूँ वो गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जा रहा हूँ। और उसने अपने बच्चों का इमिग्रेशन सर्टिफिकेट लिया, और ताकि मतलब क्यों लिया इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, ताकि वो उनको स्टडी अब्रॉड करा सके। और फिर उसने क्या किया, प्राइवेट जेट में विज़िट किया, और ट्रैवल करते हुए, मतलब जेट में विज़िट करते हुए ट्रैवल करते हुए उसे 4 लोग मिले जो जिन्होंने क्या दी, उनको एनी अदर ट्रांजेक्शन है उनकी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, अब ये जो स्टोरी अपन ने पढ़ी है उसका एक एक ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पर लिंक कराऊंगा। देखिए शेड्यूल थर्ड में एक बार मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले वो पर्सन क्या कर रहा था, अपना हार्ट निकाल रहा था। हार्ट क्यों निकाल रहा था, ताकि वो उसको मेडिकल में देकर आ सके। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अपने पास हार्ट या फिर मेडिकल का, जो कि कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट अपने हार्ट से रिलेट करना है। अब मैंने यहाँ पर हार्ट क्यों रखा है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपकी जो कुछ केस स्टडीज़ दे रखी है, मतलब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हार्ट से भी रिलेट कर रखे हैं, मतलब हार्ट पेशेंट्स वगैरह। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने आपको हार्ट भी यहाँ पर बता दिया। तो एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, तो उसका भी यहाँ पर शेड्यूल थर्ड में अपने कनेक्शन आ जाएगा। इसके बाद जो हार्ट को उसने क्या करा था, गिफ्ट या डोनेट करने के लिए उसने बॉक्स में डाला था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो जाता है अपने पास गिफ्ट या फिर डोनेशन। और उसने अपने क्या बताया था, क्लोज रिलेटिव को बताया था। तो मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, और क्लोज रिलेटिव को क्या बताया था कि गोइंग आउटसाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भी अपने थर्ड वाले पॉइंट में कवर हो जाता है। अब उसने क्या किया था, अपने बच्चों का एमिग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया था। तो एमिग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया, वो क्यों लिया था, ताकि वो अपने बच्चों को स्टडी अब्रॉड करा सके।
तो स्टडी एब्रॉड, ठीक है। अब उसने सारे काम कर लिए। अब उसने क्या किया था, जो विज़िट करना था उसको, तो वो प्राइवेट जेट में उसने किया था, ठीक है। तो प्राइवेट जेट वाला विज़िट यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है कि प्राइवेट विज़िट किया उसने किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। ये कैसे आपको क्वेश्चन में देगा, केस स्टडीज़ पर बनेगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेपाल भूटान में जो है इंडियन करेंसी चलती है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को एक्सेप्शन में रखा गया है कि आप नेपाल या फिर भूटान जा रहे हो और इंडियन करेंसी वहाँ चलती है, तो फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पर अप्रूवल लगी है आरबीआई की, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन बैठाकर इसको याद रख लेना। तो प्राइवेट विजिट करियो, यानी कि प्राइवेट लेन में विजिट करियो किसी भी कंट्री में, तो उसको भी जो है आपको शेड्यूल 3 में डाल देना। इसके बाद प्राइवेट विजिट करके उसे ट्रैवल करते हुए कुछ लोग मिले थे, तो ट्रैवल फॉर बिजनेस कनेक्शन ऑफ अटेंडिंग एनी कॉन्फ्रेंस, एनी स्पेशल ट्रेनिंग या फिर मीटिंग एक्सपेंस वगैरह, मेडिकल एक्सपेंस वगैरह मीटिंग के, ठीक है, वो सारे अपने शेड्यूल 3 में ही कवर हो जाते हैं। या फिर एनी अदर ट्रांजेक्शन, जो कि लास्ट वाली ट्रांजेक्शन अपनी एनी अदर ट्रांजेक्शन जो कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में फॉल करती है, ठीक है, वो सारी शेड्यूल 3 में यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैं क्या बोला है मैंने अभी तक। एक पर्सन था, ठीक है, उसको आरबीआई से मिलने जाना था। आरबीआई बीमार था, ठीक है, उसको हार्ट वगैरह चाहिए हुआ था मेडिकल में बाहर। तो उसने क्या करा, अपना हार्ट निकाला, उसको एक बॉक्स में डाल दिया ताकि वो गिफ्ट या फिर उससे डोनेट कर पाए। और उसने यहाँ पर अपने जो क्लोज़ रिलेटिव थे, उन क्लोज़ रिलेटिव को ये बताया कि मैं गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए उसने क्या करा, अपने बच्चों को भी लेकर जाना था उसको, तो स्कूल से जो है इमिग्रेशन सर्टिफिकेट उसने ले लिया। और ये क्यों लिया, ताकि वो अपने बच्चों को बाहर एब्रॉड स्टडीज़ करा सके। अब फिर जाने का प्लान बन गया था, तो प्राइवेट जेट में उसने जो है विज़िट किया वहाँ पर, और ट्रैवल करते हुए से 3-4 लोग मिले, ठीक है। तो ट्रैवल वाले पॉइंट में 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए 4 लोग मिले, ये इस तरह से स्टोरी कनेक्शन बनाया गया, ठीक है। 8th वाले पॉइंट में अपन ने देखा एनी अदर ट्रांजेक्शन, तो एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो उसके नेचर से लग रहा है, ठीक है, तो वो भी इसमें कवर होते हैं। तो शेड्यूल 3 में जो यहाँ पर आरबीआई की अप्रूवल लगती है, तो ये ट्रांजेक्शन है, इसमें अगर $2,50,000 तक का लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इतने तक का आप ड्रॉल करते हो तो उसमें आपको कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। इससे ऊपर का अगर आप ड्रॉल करते हो इन ट्रांजेक्शन में, तब आपको जो है अप्रूवल चाहिए होगी आरबीआई की, ठीक है। तो 2,50,000 वाली लिमिट यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पे भी आरबीआई वाली आ जाए शेड्यूल 3 वाली लिमिट, ठीक है। तो $2,50,000 तक अलाउ किया गया है। इसके बाद जो है जो अदर दैन इंडिविजुअल है उसका भी देख लेते हैं कैसे याद रखना है। तो इसमें से जो है इस बार जो May 24 वाला है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे याद कैसे रखना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस बॉक्स में जो है पूरा इसको समराइज़ कर रखा है, और ये बॉक्स मैंने बनाया कैसे वो मैं आपको ड्रॉ करके ही बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो इसमें कैसे याद रखना है अब आपको देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लिमिट्स में आप याद कराऊँगा, ठीक है। लिमिट्स याद कराने के बाद मैं आपको उसकी एक स्टोरी लाइन दूँगा, जिससे आप वो पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर अपने पास 25,000, ये सारी डॉलर्स में बात की जा रही है, ठीक है। तो 25,000, इसके बाद आता है अपने पास 1 मिलियन, इसके बाद आता है अपने पास 5 मिलियन, इसके बाद आता है अपने पास 10 मिलियन, और इसके बाद आता है अपने पास 100K, ठीक है। ये सारे डॉलर्स में बात की जा रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एक एक छोड़कर अपन जो परसेंटेज वाला है, ठीक है, वो लगाएंगे, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और, ठीक है। तो पहले वाले में यहाँ पर 5%, दूसरे वाले में अपने पास 1%, और तीसरे वाले में फिर से अपने पास 5%, ठीक है। और देखिए अब जहाँ पर विच एवर इज़ हायर लगाना है वो कैसे याद रखना है, विच एवर इज़ हायर, और कहाँ पर विच एवर इज़ लोअर आपको लगाना है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज है वहाँ पर विच एवर इज़ हायर लगा दो, जहाँ पर लोअर परसेंटेज है वहाँ पर विच एवर इज़ लोअर लगा दो। तो 5% हायर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, विच एवर इज़ हायर। यहाँ पर 1% लोअर है तो विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। यहाँ पर 5% वही है, ज़्यादा है, तो विच एवर इज़ हायर, ठीक है। तो ये अपन को इस तरह से याद होगा एक ट्रांजेक्शन। अब इसके फॉर्मेट को तो अपन ने याद कर लिया, अब इसको याद कैसे रखना है, मतलब पॉइंटर कैसे पता चलेंगे कि किसकी कौन सी लिमिट है। तो इसके लिए भी एक स्टोरी लाइन है। तो स्टोरी ऐसे है कि अपन ने फ्लैट बेचा है, क्या बेचा है, फ्लैट बेचा है भारत में, इंडिया में। अपन ने भारत में फ्लैट बेचा है अदर लोगों से कंसल्ट करके, अदर कंसल्ट, और
जैसे ही अपने पास पैसे आए तो अपन ने कुछ तो क्या कर दिया, डोनेशन किया। तो 3 बार अपन ने डोनेशन किया, 3 बार। और फिर अपन ने क्या किया, कुछ पैसा लगा दिया, मतलब थोड़ा बहुत पैसा डोनेशन किया और थोड़ा बहुत क्या लगा दिया अपन ने, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो और फिर लास्ट में अपन ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन ने पैसा लगाया। तो उस टाइम जो डोनेशन अपन ने दिया था उसकी वजह से जो अपने प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस नहीं लगे, ठीक है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ये इधर आ जाएंगे। इस तरह से स्टोरी लाइन याद रखनी है। वापस से बोलता हूँ, फ्लैट बेचा अपन ने भारत में अदर लोगों से कंसल्ट करके। फिर आपने 3 डोनेशन दिए कुछ पैसों का, और कुछ पैसे जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिए, जिससे आपके जो है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बच गए। वापस से फ्लैट आपने बेचा भारत में अदर लोगों से कंसल्ट करके। फिर आपने 3 बार डोनेशन किया अपने पैसों से, और कुछ पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने लगाया पैसा, उसमें डोनेशन की वजह से प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आपके बच गए, ठीक है। अब देखिए मेन स्टोरी लाइन से मैं आपको रिलेट कराता हूँ ये सारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट अपने पास फ्लैट बेचा भारत में, यानी कि 25,000 और 5% विच एवर इज़ हायर, क्योंकि 5% ज़्यादा है। तो 25,000 या फिर 5% विच एवर इज़ हायर वाला आपको देख लेना है। सेकंड पॉइंट अपन ने देखा अदर कंसल्ट, मतलब अदर लोगों से कंसल्ट करके अपन ने भेजा था, तो इसलिए $1 मिलियन यहाँ पर आ जाएगा। फिर थर्ड में अपन ने देखा 3 बार दान किया था अपने। तो डोनेशन वाला जो पॉइंट है उसके अंदर 3 सब पॉइंट दे रखे हैं, वो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो मेन मॉड्यूल है आपका वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डोनेशन वाला पॉइंट, उसमें ये जो लिमिट है वो 5 मिलियन है और 1% वाला है, ठीक है। तो 1% कम है, ठीक है, तो इसलिए विच एवर इज लोअर यहाँ पर आपको लगाना है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसमें पैसे लगाए थे अपन ने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंसल्टेंसी, ठीक है, उसमें 10 मिलियन लगाना है। और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अपने बच गए थे, ठीक है, तो इसलिए प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस इसमें भी $100K या फिर 5% विच एवर इज हायर अपन लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक बार समराइज़ कर दूं मैं आपको, कैसे मैंने बताया था आपको, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी लाइन याद करो, देखिए फ्लैट बेचा था अपन ने भारत में अदर कंसल्टेंसी करके, ठीक है। फिर अपन ने 3 बार डोनेशन किया था उन पैसों का, और कुछ पैसा अपन ने किस में लगाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जिससे अपने क्या बच गए थे, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बच गए थे, ठीक है। अब अमाउंट कैसे याद रखना है, डॉलर वाला, कि सबसे पहले था अपने पास 25,000, इसके बाद था अपने पास 1 मिलियन, इसके बाद था अपने पास 5 मिलियन, इसके बाद था अपने पास 10 मिलियन, इसके बाद था अपने पास 100K आप जानते हो 1 लाख होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना था, और एक एक का गैप करके आपको परसेंटेज यहाँ पर देनी थी, ठीक है। तो एक एक का गैप कर लेते हैं। पहले में था 5%, सेकंड में था 1%, और थर्ड में था 5%, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बन जाता है कि इससे एक्सीड में अगर आप पेमेंट करते हो, मतलब ये जो भी लिमिट निकल कर आती है, इससे एक्सीड में अगर आप पेमेंट करते हो, तो आपका शेड्यूल 3 वाला जो है पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा, और आपके जो है शेड्यूल 3 वाला पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा, और RBI की अप्रूवल लग जाएगी। किस केस में, अदर देन इंडिविजुअल वाले केस में, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कैसे दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट, सबसे पहले बोला गया शेड्यूल फर्स्ट की ट्रांजेक्शन, जिसमें PRI जो है अपने पास, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो है, उसको परमिशन दी गई है कुछ ट्रांजेक्शन की। शेड्यूल सेकंड में PROI के लिए बोला गया है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर शेड्यूल 3 सीधा सा नहीं दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो ट्रांजेक्शन जो कि पूरी प्रोहिबिटेड है वो, और जो ट्रांजेक्शन जो प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, जो प्रोहिबिटेड नहीं हो सकती, उसके बारे में आपको बताया गया। तो सबसे पहले शेड्यूल 1 PRI के रिलेशन में जो है, उसको लर्निंग ट्रिक, मतलब उसको लर्न कैसे करना है उसके बारे में ट्रिक अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शेड्यूल 1 वाली ट्रांजेक्शन। अब ये ध्यान रखना आपको, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में ही अपन इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा PDF जो है यहाँ पर आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर, इसको देखकर अपनी एक रफ कॉपी में इस सारे को उतार लीजिएगा, ठीक है। खुद से एक बार रीड कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी, कि कौन सी स्टोरी अपन ने किस में देखी थी, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक साथ उसको उतार लीजिएगा बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो देखो क्या होता है कि शेड्यूल 1 जो है यहाँ पर, उसमें बताया गया कि कुछ लिस्ट दी गई है, मतलब कुछ केसेस दिए गए हैं जिन ट्रांजेक्शन को जो है एक PRI जो है उसके लिए अलाउ किए गए हैं। और शेड्यूल सेकंड है, उसमें कुछ PROI के लिए ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं जो सेम शेड्यूल 1 वाले ही है, ठीक है, 1-2 को छोड़ के।
वो ट्रांजेक्शन जो है PROI के लिए परमिटेड है। और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन बताए हुए हैं जो पूरे मतलब कुछ भी कर लो आप, वो प्रोहिबिटेड है तो है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं, कुछ ही नहीं, सीधा सा प्रोहिबिटेड है तो है। इसके बाद जो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, यानी कि 2 ही ट्रांजेक्शन ऐसे बताए गए हैं जिसमें जिनको प्रोहिबिटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन अपन देखने वाले हैं। शेड्यूल 1 में बोला गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट बाय अ PRI, जब भी बाय अ PRI करके बात की जाए, बाय करके बात की जाए, ठीक है, शेड्यूल 1 में अपन नज़र डालेंगे, मतलब आपको क्लिक होना चाहिए कि उस शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं। और जब भी बाय PROI ऐसे कुछ बात करके की जाइए, ठीक है, बाय PROI करके, एक मिनट, बाय PROI करके बात की जाए तो वहाँ पर आपको शेड्यूल 2 को अज्यूम करना है कि शेड्यूल 2 की बात की जा रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किया जाए किसी भी PROI के द्वारा फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, फॉरेन करेंसी लोन लिया जाए किसके द्वारा, PRI के द्वारा, इंडिया फिर एब्रॉयड में, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ PRI, सारी बात PRI के लिए की जा रही है। जो गारंटीज़ वगैरह इशू की जाए बाय अ PRI इन फेवर ऑफ PROI, किसी मतलब PROI के फेवर में हो सकती है, पर किसके द्वारा की जा रही है, PRI के द्वारा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है, ये भी अपने इसमें कवर होता है। लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बोरोइंग बाय अ PRI फ्रॉम अ पर्सन PROI, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय अ PRI, टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अ PRI, ठीक है। इसके बाद क्या है अपने पास, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स बाय अ पर्सन PRI टू पर्सन PROI। नेक्स्ट जो अपने दिया हुआ है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ PRI और अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स अपन ने देख तो लिया, अब इसको याद कैसे करना है। तो इसकी एक स्टोरी लाइन है कि अपन को क्या करना था, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में पैसा डालना था, इन्वेस्ट करना था। तो उसके लिए मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या है कि मैं लोन ले लूँ। सॉरी, एक बार मैंने आपको इसका बेसिस तो बताना भूल गया मैं, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फॉरेन सिक्योरिटीज़ वगैरह है उसमें पैसा डालना चाह रहा हूँ। तो उसमें मैंने कैसे कैसे पूरी ट्रिक्स की, मतलब किधर से पैसा अरेंज किया, उसके मेरे उसको पैसे को लेने के मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या झेलने पड़े मेरे को, ठीक है, वो सारी इस स्टोरी में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि फॉरेन सिक्योरिटीज़ में अपन को पैसा डालना था, यानी कि पैसा डालना यानी पैसा इन्वेस्ट करना था। तो उसके लिए सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया कि लोन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एकदम से मेरे पास सेकंड थॉट और दिमाग में आया कि जब घर में पड़ा है सोना फिर काहेगा रोना, यानी कि घर, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या सोचा कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड थॉट में अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र आता है। फिर मैंने क्या करा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया और जिसको भी ट्रांसफ़र करा उसको गारंटी दे दी कि अगर आपका पैसा टाइम पर नहीं मिले तो आप इसको जब्त कर लेना। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपके पास रखी है, ट्रांसफ़र की है, अगर आपको पैसा टाइम पर ना मिले तो आप इसको जब्त कर लेना, ये गारंटी मैंने दे दी, ठीक है। तो उसने क्या करा, हाँ ठीक है, उसने भी रख लिया। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पर वो लेने आए पैसे, तो मैंने क्या करा, लोन एंड ओवरड्राफ्ट लिया और उसको पैसा पे कर दिया। मतलब अगर उसको पैसा नहीं करता तो वो जब्त कर लेता। तो लोन एंड ओवरड्राफ्ट लेके मैंने उसको पैसा पे किया। तो लोन एंड ओवरड्राफ्ट देने के लिए मेरे को लोन एंड ओवरड्राफ्ट लेना भी पड़ा, ठीक है। तो मैंने उसको लोन एंड ओवरड्राफ्ट वाला पैसा दे दिया। कैसे, लोन एंड ओवरड्राफ्ट ही लेकर। तो लोन एंड ओवरड्राफ्ट टेकन या फिर लोन एंड ओवरड्राफ्ट गिवन, दोनों इसमें कवर होते हैं। इसके बाद जो है उसने पैसा दे दिया कुछ तो, पर कुछ पैसा यहाँ पर नहीं दिया, जिसके कारण से दोनों में लड़ाई हो गई। और उसने धमकी दे दी कि तेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वाला जो धंधा है ना, वो मैं बंद करा दूंगा और तेरा सारा पैसा भी चुरा लूँगा, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो उसने क्या करा, उसको धमकी मिल चुकी थी, तो उसने सबसे पहले खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मतलब धंधे की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, क्योंकि उसकी पहली धमकी क्या थी कि तेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला धंधा बंद करा दूँगा। तो उसने धंधे की क्या ले ली, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। और उसने एक और धमकी दी थी कि पैसा चुरा लूँगा। तो उसने क्या करा, पैसे को फॉरेन करेंसी अकाउंट में डालकर मेंटेन कर दिया, ठीक है। इससे मतलब ये जो उसने दिमाग लगाया फिर कि दोनों धमकियों से बचने का, उससे खुश होकर जो यहाँ पर उसको फॉरेन से क्या मिला, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला। और वो लोग क्या बोलने लगे कि आप अपनी कैपिटल एसेट जो यहाँ पर इंडिया में जो है उसको रेमिट कर कर आप हमारे साथ ही बाहर आ जाओ, यानी कि आउटसाइड इंडिया,
आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरी है। वापस से बोलूँ मैं यहाँ पर फॉरेन सिक्योरिटीज़ में मेरे को पैसा डालना था, यानी कि इन्वेस्ट करना था। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया कि लोन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर सेकंड थॉट साथ के साथ दिमाग में आया कि जब घर में पड़ा है सोना फिर क्या करो ना, यानी कि घर यानी कि इमोल प्रॉपर्टी। तो मैंने सोचा इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब ट्रांसफ़र तो मैंने कर दी, उसके साथ मैंने उसको गारंटी भी दी कि अगर आपको पैसा टाइम पर ना मिले तो मेरी इमोल प्रॉपर्टी आप जब्त कर लेना, ठीक है। अब टाइम आ गया उसका, तो टाइम आने पर उसने पेमेंट मतलब वो पेमेंट लेने तो आएगा ही। तो पेमेंट लेने आया वो, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या करा, लोन एंड एडवांस लेकर उसको वो लोन एंड एडवांस दे दिया। तो लोन एंड एडवांस टेकन या फिर लोन एंड एडवांस गिवन, दोनों इसी में कवर होता है, ठीक है। तो कुछ ही पैसा मैं इस तरह से पे कर पाया लोन एंड एडवांस देके, जिसके कारण से उसने क्या कर दी, मेरे को धमकी दे दी कि तेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो धंधा है वो बंद करा दूंगा और तेरा सारा पैसा भी मैं चुरा लूँगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के धंधे को लेकर मैंने क्या करा, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। और उसने जो बोला था कि पैसे चुरा लूँगा, तो पैसे वो क्या करा, मैंने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डालकर मेंटेन कर दिया। इसके बाद जो है मतलब इतना अच्छा दिमाग देकर जो बाहर से मुझे क्या मिला, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला। और कॉन्ट्रैक्ट मिलकर उन्होंने क्या बोला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे थे वो, और साथ में उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ यहाँ पर आउटसाइड इंडिया आ जाओ, जो भी अपनी कैपिटल एसेट है उनको रेमिट करके। तो कैपिटल एसेट रेमिट आउटसाइड इंडिया, उसको भी अपन इसमें कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट सारे यहाँ पर जहाँ तक है सीक्वेंस से कवर है, आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके भी दे रखे हैं, सॉरी यहाँ पर बॉक्स भी बना रखा है हर एक पॉइंट का, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन अपने शेड्यूल 1 में कवर होंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप शेड्यूल 1 में अपने मॉड्यूल से। इसके बाद क्या दिया गया अपने शेड्यूल 2 वाली ट्रांजेक्शन। अब इसको कैसे याद रखें, तो एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपको शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन अच्छे से याद हो गई है तो शेड्यूल 2 की भी याद हो गई है। वो कैसे, शेड्यूल 2 में सिर्फ आपको क्या कवर नहीं करना, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट, जो लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट गिवन है या फिर टेकन है, एक तो वो वाला ट्रांजेक्शन या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी वाला ट्रांजेक्शन, ये दोनों पॉइंट आपको कवर नहीं करने। बाकी जितने भी पॉइंट है PROI के लिए भी वो सेम एप्लीकेबल रहेंगे शेड्यूल 2 में, ठीक है। तो इस तरह से जो शेड्यूल 1 में आपने ट्रांजेक्शन देखे सारे पॉइंट ले लो एक्सेप्ट 2 पॉइंट, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट गिवन और टेकन वाला और इंश्योरेंस पॉलिसी वाला। और शेड्यूल 1 और 2 में क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बता ही दिया था। शेड्यूल 1 में PRI वो ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि बाय PRI, और शेड्यूल 2 में कौन करता है, बाय PROI। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है अपने क्वेश्चन को। इसके बाद बोला गया कि कुछ ट्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर मैं आपको मॉड्यूल से भी कवर कराते हुए चलता हूँ। ये बोला गया कि ट्रांजेक्शन विथ नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब इन ट्रांजेक्शन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसमें पहला बोला गया यहाँ पर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, अगर आपको लोन को अमोर्टाइज करना है उसके लिए आप कोई भी ड्रॉल वगैरह चाहते हो फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसके लिए जो है पूरा आपको जो है वो पैसा अलाउ है, ड्रॉल अलाउ है। सेकंड पॉइंट है अपने पास डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको भी जो है सीधा सा अलाउ किया गया। 2 पॉइंट यहाँ पर अलाउ किए गए, सबसे पहले अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन OCOB, यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर बोला गया कि उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब इसको मैंने यहाँ पर बोला है, देखिए यहाँ पर C डायग्राम में भी आपको बना के बताऊँगा कैसे उसको याद रखना है, ठीक है। तो इन ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो प्रोहिबिटेड है बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल साफ सी मनाही की गई है कि आप जो है यहाँ पर आपको ड्रॉल का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ड्रॉल नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। और ये वाली ट्रांजेक्शन किसके लिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पर। स्टोरी क्या थी, तो स्टोरी यहाँ पर इन 3 लड़कों की, ठीक है, जिसमें जो मेन यहाँ पर मतलब जिसको यहाँ पर नुकसान हुआ है वो एक बंदा यहाँ पर वो अपनी बात कर रहा है, ठीक है। वो बोलता है यहाँ पर, स्टोरी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए इसने बोला कि निधि ने मेरे साथ क्या किया, चीट किया, निधि ने मेरे साथ चीट किया है, ठीक है। ये ऐसे चिल्ला रहा था बहुत देर से। तो इस तरह से क्या हुआ, एक और आदमी यहाँ पर इसके पास है, वो बोलता है भाई क्या हुआ। उसने फिर वो बताता है कि जो निधि है उसने मेरी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ जो है रुकवा दी है और उस पर अपना जो है फार्म हाउस वो बना रही है। वापस से बोलता हूँ मैं, ये जो पर्सन था ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि निधि ने मेरे साथ क्या किया, चीट किया, ठीक है। तो एक और पर्सन यहाँ पर सामने आता है, वो बोलता है भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया।
मतलब आपके साथ ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो वो क्या बोलता है फिर, वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सुनना, कि जो निधि है उसने क्या करा, जो मेरी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, उसको रुकवा दी और उस जगह पर जो है अपना वो फार्म हाउस बना रही है, ठीक है। निधि ने क्या करा, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ मेरी रुकवा दी और उस पर अपना फार्म हाउस बना रही है, ठीक है। इन दोनों की बात सुनकर एक थर्ड पर्सन फिर सामने आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन वो बोलता है कि मतलब इन दोनों को ही बोलता है वो, कि भाई वो जो निधि की तुम बात कर रहे हो वो ट्रेडर है TDR में, TDR यानी कि ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स में, मतलब उसका काम ही यही है। जो आप मतलब जो आप अपना वो बता रहे हो कि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, वो धोखा नहीं है, वो उसका बिजनेस ही है। मतलब वो ट्रेडर है TDR में, ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स में, और उसका क्या है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। तो स्टोरी पूरी एक बार फिर से मैं बताता हूँ। निधि ने मतलब ये पर्सन चिल्ला रहा था कि निधि ने मेरे साथ चीट किया, तो एक और पर्सन सामने आता है, वो बोलता है, उसको वो बताता है कि जो निधि उसने मेरी प्लांटेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रुकवा दी है और उस पर अपना क्या बना रही है, फार्म हाउस बनवा रही है, ठीक है। इन दोनों की बातें सुनकर थर्ड पर्सन यहाँ पर सामने आता है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारे साथ कोई भी चीट नहीं हुआ है, वो जो निधि है वो सच में वो ट्रेडर है, ट्रेडर ऑफ ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स, और उसका क्या है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे साथ कोई भी धोखा यहाँ पर नहीं हुआ है, और अब तुम क्या करना, सावधानी बरतना, क्योंकि उसका भाई जो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग से, ठीक है, किम जोंग वाला पर्सन है वो क्या करेगा, तुमको मरवा देगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी स्टोरी अपनी चलती है। एक बार मैं आपको अब ICAI के मॉड्यूल से लिंक कर देता हूँ पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, देखिए अगर आप देख सकते हैं, निधि वाले पॉइंट से बताया गया कि निधि कंपनी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन की जा रही है। सेकंड जो है चिट फंड के नाम से जो भी आप वो कर रहे हो इन्वेस्टमेंट वगैरह। थर्ड है अपने पास प्लांट एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़। फोर्थ है अपने पास फार्म हाउस का, ठीक है, फार्म हाउस जो भी बना रहे हैं आप उसका। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेडर ऑफ ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स, और सिक्स पॉइंट यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस। इसके अलावा जो भी नॉर्थ कोरिया से ट्रांजेक्शन की जाती है वो सारी प्रोहिबिटेड बताई गई है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन सारी है। अब मैं आपको ICAI मॉडल से दिखाता हूँ कैसे एक एक पॉइंट जो है सारे अपन ने कवर कर लिए उसके। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो की जा रही है किसके वो मतलब की जा रही है वो पूरी प्रोहिबिटेड है। शायद तक यहाँ पर ऊपर बताया गया है, देखिए यहाँ पर प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन ने बात किया था कि एक पर्सन बोल रहा था कि निधि ने मेरे साथ चीट किया, तो पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर निधि कंपनी, ठीक है। चीट किया यानी कि चीट फंड वाली, तो बिजनेस इन चिट फंड, इसको भी इसमें कवर किया गया। फिर उसने सेकंड पर्सन ने आके पूछा था उससे कि क्या हो गई बात, ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि जो निधि है उसने मेरी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ रुकवा दी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट वहाँ पर कवर हो जाता है, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद जो है उसने एक और बात क्या बताई थी, उसकी जगह वो क्या बना रही है, अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस कर रही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस भी इधर आ जाता है। इसके बाद जो है थर्ड पर्सन आया था यहाँ पर, तीसरा व्यक्ति आया था, वो क्या बोल रहा था, भाई वो तो सच्ची में क्या है, ट्रेडर ऑफ TDR है, ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स की ट्रेडर है वो, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है अपने पास, ट्रेडिंग इन ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स। उसका क्या है, रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है वो भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और इसके बाद जो है उसने क्या बोला था कि तुम उससे ज़्यादा पंगा मत लेना, क्योंकि उसका भाई क्या है, नॉर्थ कोरिया से है। उसका भाई कौन है, किम जोंग है, नॉर्थ कोरिया से। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसके साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। यहाँ पर कहाँ पर बताया गया, देखिए यहाँ पर बोला गया है जो भी नॉर्थ कोरिया के साथ जो भी ट्रांजेक्शन की जा रही है, मतलब जो भी पर्सन है जो नॉर्थ कोरिया का या फिर कोरिया का है, ठीक है, उसके साथ जो भी ट्रांजेक्शन की जा रही है नॉर्थ कोरिया वाले के साथ, वो भी पूरी प्रोहिबिशन में यहाँ पर डाली गई है, ठीक है। तो इस तरह से अधिकतर पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं आपके, और कोई भी दिक्कत आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे पॉइंट्स अधिकतर अपन ने कवर करा दिए। होप्स आपको समझ में भी आए होंगे। एक बार पूरा समराइज़ कर देता हूँ मैं आपको जल्दी से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा, एक बार इसको फुल स्क्रीन पे मैं कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ तो पहला पॉइंट अपन ने देखा ऑथराइज के बारे में। ऑथराइज पर्सन कौन होता है, ABCD। ए से अपन ने देखा ऑथराइज डीलर, B से अपन ने देखा बैंकिंग यूनिट्स, और कौन सी, ऑफशोर वाली। C से अपन ने देखा मनी चेंजर। D से अपन ने देखा पर्सन जो डील कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज में या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, और वो ऑथोराइज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया देखा अपन ने। दो तरह की डेफिनेशन होती है, इंडिविजुअल के लोग होती है, आर्टिफिशियल पर्सन के लोग होती है, और दोनों को आपको अच्छे से देख के जाना है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट अपन ने देखा, मतलब लास्ट क्या अपन ने इसके बाद वाला देखा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जिसमें मैंने आपको एक तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एक तरह से एक अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रेडिट वाले से अपन ने स्टार्ट किया कि शॉर्ट टर्म पीजीवीपी क्रेडिट में और लोन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में। शॉर्ट टर्म पीजीवीपी क्रेडिट में, लोन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डेबिट में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो भी आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह है, ठीक है, लोन्स वगैरह है, वो सारी इसमें कवर होते हैं। जो भी बिजनेस वगैरह के ट्रांजेक्शन है शॉर्ट टर्म के नेचर के, वो सारी इसमें कवर होते हैं। क्रेडिट वाली फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो इसमें कवर होती है। डेबिट में अपन ने देखा लोन, उसका लोन का जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी इसमें कवर होता है। इन्वेस्टमेंट में जो भी आप इंटरेस्ट तो नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे अपन इनकम, इन्वेस्टमेंट की इनकम जो है वो भी जो है यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कवर होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा इसी का कि पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट थे अपने पास कि उनके लिविंग एक्सपेंस जो है वो इसमें कवर होंगे, और ट्रैवल, एजुकेशन या फिर मेडिकल एक्सपेंस होंगे वो भी इसमें कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद पीआरआई की डेफिनेशन आपको अलग से देखनी है। सेक्शन 3 अपन ने देखा डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इसमें मैंने डायग्राम से बताया था कि आपको कि कोई भी पर्सन डील यानी कि डील दोनों सेम ही वर्ड है, ठीक है, या तो डील करे या फिर दिल करे, तो दिल को ट्रांसफ़र करे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई भी पेमेंट करे, ठीक है, अदर देन ऑथोराइज पर्सन, और या फिर किसी भी फाइनेंशियल ऐसे ट्रांजेक्शन में एंटर करे, ठीक है, जो अलाउ नहीं है उसको। फोर्थ, कोई भी पेमेंट रिसीव करे। तो पहले वाले पॉइंट में उसने क्या बोला, डील या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अदर देन ऑथोराइज पर्सन। सेकंड वाले में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता अदर देन ऑथोराइज पर्सन। थर्ड वाला, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में या फिर एसेट्स वगैरह उनके एक्वायर में वो नहीं ले सकता, ठीक है, या फिर कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता पीआरओ से, ठीक है। इस तरह से 4 पॉइंट अपन ने देख लिए। सेक्शन 4 रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, 6 सेक्शन 4 वो आपको जरूर से पढ़ना है। इसके बाद कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अपन ने देखी। शेड्यूल 1 में अपन ने देखा कि कुछ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसमें शेड्यूल 1 में कुछ कवर होती है, जिसमें अपन को क्या पूरा प्रोहिबिशन बताया गया कि ये ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा कैजुअल इनकम वाली, और इसको अपन ने याद कैसे रखा था कि कैजुअल इनकम की कमाई हुई आपको, तो आपको कॉल करेगी CID, ठीक है। तो कैजुअल इनकम की कैजुअल इनकम हुई तो कॉल करेगी CID। कैजुअल इनकम में अपन ने देखा सबसे पहले जो भी कैजुअल इनकम होती है, यानी कि लॉटरी विनिंग्स वगैरह, वो अपन ने बात की थी। इसके अलावा रेसिंग, राइडिंग या फिर अदर हॉबीज़ की सेकंड वाले पॉइंट में अपन ने बात की थी। थर्ड वाले में अपन ने देखा था बैंड, मैगजीन्स वगैरह, फुटबॉल कूल्स वगैरह, स्वीट स्केप्स, ऐसा कुछ था, स्वीट स्केप्स, ठीक है, ऐसा कुछ एक पॉइंट था, वो वाले ट्रांजेक्शन। तो ये तीनों अपन कैजुअल में करे थे, और इसका अपन ने लॉजिक क्या दिया था कि कैजुअल इनकम जो है गवर्नमेंट कम से कम करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर पूरा प्रोहिबिटेड किया गया है। और इनकम टैक्स की देखें तो वहाँ पर 30% की रेट रखी गई है उस पर टैक्स की, ठीक है। कॉल से अपन ने सेकंड वाले पॉइंट में कॉल से देखा, कॉल बैक सर्विसेज वो भी पूरी प्रोहिबिटेड है। और प्रोहिबिटेड क्यों है उसका मैंने आपको एक लॉजिकल कनेक्शन बनाकर बताया था कि यहाँ का गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम करना चाह रही है, तो सीधा से यहाँ पर सीधी सी उन पर रोक लगा दी गई। इसके बाद CID से अपन ने याद किया था कमीशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड। कमीशन वाले 2 पॉइंट थे, एक तो रुपीज़ ट्रेडेड क्रेडिट रूट से अपन ने देखा था, उसका कमीशन जो आप भेज रहे हो, ठीक है, उसमें सिर्फ एक चीज़ अलाउ थी, टी और टोबैगो का 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक का। और कमीशन एक और था अपने पास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, होल लोन, सब्सिडरी, ऐसा कुछ करके एक पॉइंट था, वो वाला भी इसमें ही कवर होता है। इसके बाद अपन ने इंटरेस्ट देखा कि जो भी नॉन रेजिडेंट स्पेशल अकाउंट है, ठीक है, स्कीम वाला, उसमें अगर आप कोई भी इंटरेस्ट रेमिट कर रहे हो, वाला इंटरेस्ट, या फिर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल हो रही है, वो वाला डिविडेंड आप रेमिट करना चाह रहे हो, तो वो भी अपने शेड्यूल 1 में आ जाएगा, यानी कि प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद शेड्यूल 2 देखा अपन ने कि ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जिस पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लगेगी। इसमें अपन ने कैट वाली स्टोरी ध्यान रखी थी। कैट को अपन बाहर भेज रहे थे, जो कि मल्टी मॉडल वाली थी, नहीं मल्टी टैलेंटेड थी। उसको अपन ने कैसे भेजा था, वेसल से भेजा था, फ्रेट पे करके। और इलॉन मस्क ने उसको कैसे मंगाया था, इलॉन मस्क ने उसको मंगाया था ओशन से इंपोर्ट करते हुए, ठीक है। तो उसको अपन ने जो है कंटेनर में डाला था हाई रेट पे करके, और उसको मतलब जैसे ही वो पहुंच गए उसको उतारा गया था और P&I क्लब में लेकर जाया गया था। तो P&I क्लब में लेकर जाकर उसको बैठा दिया गया था, जिसके कारण जो स्पोर्ट्स में अपनी RCB वाली टीम है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, वो जीत गई थी। और उनको क्या क्या मिला था, प्राइज़ मनी मिली थी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में वगैरह मिली थी, अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल बॉडीज़, ठीक है। और लक के चलते वो जीती थी, तो इसलिए 1 लाख से जो भी ऊपर वाला अमाउंट है वो यहाँ पर कवर अपन करके चलेंगे। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना भूल गया था कि एडवर्टाइजमेंट जो कैट वाला A है आपके पास, इसमें ग्रेटर देन $10,000 ही आपको
करने, मतलब ग्रेटर देन $10,000 अगर आप करना चाह रहे हो तभी आपको जो है प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से शेड्यूल 1 सेकेंड वाले भी पॉइंट अपने कवर हो जाते हैं। शेड्यूल 3 में अपन ने देखा था फिर कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जहाँ पर RBI की अप्रूवल लगी थी। तो इन ट्रांजेक्शन में अगर आप $2,50,000 तक का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कोई भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं लगेगी, पर अगर इससे एक्सीड करना चाहते हो तभी आपको जो है अप्रूवल लगेगी। तो कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताएगी, वो एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। इसमें अपन ने देखा था कि एक पर्सन था, ठीक है, वो RBI जो बाहर बीमार थी, बाहर मेडिकल वगैरह में पड़ी हुई थी उसको मदद करने के लिए किस हद तक चला जाता है। ठीक है, तो उसको अपन ने कैसे देखा कि सबसे पहले उसने क्या किया, अपना हार्ट निकाला, ठीक है, ताकि वो मेडिकल में दे पाए, वो जो बाहर RBI जहाँ पर बीमार पड़ी थी। ठीक है, तो उसने हार्ट निकाला और उसको एक डब्बे में बॉक्स में डाल लिया था ताकि वो उसको गिफ्ट या फिर डोनेट कर सके। और उसने क्या करा था, अपने क्लोज रिलेटिव को क्या बताया था कि गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो बाहर जा रहा है। उसने अपने बच्चों का इमिग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाया ताकि उनको स्टडी अब्रॉड वो करवा सके। और जाने की बारी आ गई थी तो प्राइवेट जेट में उसने विज़िट किया था, और विज़िट करते हुए उसे यानी कि ट्रैवल करते हुए उसे कौन मिले थे, 4 लोग मिले थे। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया था, एनी अदर ट्रांजेक्शन की उसको इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, इसको पॉइंट एक बार रिलेट करा दूँ मैं आपको कि हार्ट वगैरह, मेडिकल वगैरह जो भी एक्सपेंस वगैरह है उससे रिलेटेड जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, उसका गिफ्ट या फिर डोनेशन कर रहे हो, उसमें भी RBI की अप्रूवल नहीं लगेगी। $2,50,000 तक, उससे ज़्यादा है तो RBI की अप्रूवल लगेगी। एक चीज़ आपको एक और नोटिस करनी है यहाँ पर, जहाँ पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की बात की गई है कि अगर जो है कुछ ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन ऐसी बताई गई है, उनको आप अगर जो है $2,50,000 से भी ज़्यादा भेजना चाहते हो तो आपको जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी। वो क्या है कि जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या फिर इमिग्रेशन जो भी कंट्री है, वहाँ से अगर आप जो है ट्रीटमेंट या फिर किसी भी चीज़ का जो मतलब वो कंट्री जो है जहाँ पर आप ये सारे काम करने जा रहे हो वो आपको प्रोवाइड कर रही है, या तो ट्रीटमेंट या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो आपको ट्रीटमेंट वगैरह ऑफ़र कर रही है, ठीक है, या फिर पढ़ाई वगैरह ऑफ़र कर रही है, तो उस केस में जो आप $2,50,000 से भी ज़्यादा निकाल सकते हो विदाउट अप्रूवल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस पर केस स्टडी अधिकतर बन जाती है। अगर आप मॉड्यूल में अच्छे तरीके से पॉइंट पढ़ोगे तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ होगा। ये जस्ट मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन है जो है याद करने के लिए वीडियो बनाया। ठीक है, डिटेल आपको एक एक पॉइंट अच्छे से देखना था कि केस स्टडी आपको अच्छे से ध्यान रहे। तो वो कौन कौन से पॉइंट एक बार मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट जो एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट था, यानी कि पहला पॉइंट था अपने पास मेडिकल ट्रीटमेंट के रिलेशन में। अगर आपने वो ट्रीटमेंट वगैरह का जो है यहाँ पर वो बता दिया है, जो भी रिक्वायर्ड रहता है कि आपको इंस्टीट्यूशन जो है या फिर मेडिकल जो है आपको ऑफ़र कर रहा है ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आपको जानकारी देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट वगैरह की जानकारी, वो अगर आपने दे दिया तो $2,50,000 से भी ज़्यादा निकाल सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI। और सेकंड पॉइंट है अपने पास गिफ्ट या फिर डोनेशन वाला। थर्ड पॉइंट है अपने पास एमिग्रेशन, अगर आप परमानेंटली सेटल हो रहे हो आउटसाइड कंट्री, ठीक है। और फोर्थ है अपने पास स्टडीज़ अब्रॉड। ये 4 पॉइंट की केवल आपको ध्यान रखने हैं। इनमें अगर ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी उससे आपने अप्रूवल ले लिया, ठीक है, वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये चीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तब आप जो है $2,50,000 से ज़्यादा निकाल सकते हो विदाउट अप्रूवल। इसके बाद पॉइंट्स अपने क्या थे, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि इमिग्रेशन अगर आप कर रहे हो वो वाला पॉइंट, ठीक है। प्राइवेट विजिट, यानी कि प्राइवेटली किसी भी वो 4 पर्पज़ के लिए आप विज़िट कर रहे हो प्राइवेटली, सॉरी वो दूसरे में था, प्राइवेट विज़िट कर रहे हो आप नेपाल और भूटान को छोड़, वो वाला भी यहाँ पर कवर होगा। और नेपाल और भूटान को क्यों मना किया गया यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इंडियन करेंसी चलती है। फिर आपको क्यों चाहिए ड्रॉल, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था, ठीक है। विज़िट की यानी कि आप विज़िट कर रहे हो, सॉरी ये वाला पॉइंट तो हो गया। ट्रैवल वाला अपन देखेंगे, ट्रैवल करते हुए उससे 4 लोग मिले, तो ट्रैवल वाले में 4 पॉइंट था कि या तो बिज़नेस कनेक्शन के रिलेशन में आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग वगैरह का पॉइंट था एक, और मीटिंग एक्सपेंस वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट के, वो सारे जो यहाँ पर 4 पॉइंट इसमें ट्रैवल वाले में कवर किए गए थे। या फिर एनी अदर ट्रांजेक्शन जो कि इस मतलब उसके नेचर से लगता है, वो चीज़ इसमें कवर की गई। इसके बाद अदर दैन इंडिविजुअल वाले ट्रांजेक्शन अपन ने देखे थे, जिसमें अपन ने लाइन से सबसे पहले लिमिट याद की थी, फिर उसकी स्टोरी लाइन याद की थी ताकि उस पॉइंट को रिलेट कर सके अपन कि किसकी मतलब कौन सी वाली लिमिट है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि अपन ने याद किया था सबसे पहले $25,000, फिर 1 मिलियन, फिर 5 मिलियन, और उसके बाद जो यहाँ पर 100K, ठीक है। फिर अपन ने कुछ परसेंटेज दी थी उनको, पहले वाले पे दी थी, दूसरे को छोड़ा, तीसरे वाले पे दी थी, चौथे को छोड़ा, 5 वाले पे दी थी।
पहले वाले पे दी थी 5%, दूसरे वाले को छोड़ दिया, तो तीसरे वाले को दी थी क्या 1%, और फोर्थ वाले को छोड़ दिया था, और फिफ्थ वाले को दी थी वापस से 5%। ठीक है, इसके बाद जो अपन ने इसकी स्टोरी लाइन कैसे याद रखी थी जो फ्लाइट बेचा था अपन ने भारत में अदर कंसल्टेंसी लेकर, जो भी पैसा है उसको 3 बार अपन ने दान कर दिया, फिर जो भी पैसा बचा उसको अपन ने इंफ्रा में डाल दिया था, जिससे अपने क्या हो सके जिससे अपने क्या बच गए थे, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बच गए थे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। और 5% जहाँ भी आ रहा है विच एवर इज हायर लगाओ, जहाँ पर भी 1% आ रहा है विच एवर इज लोअर करके चलो। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूँ, ये 3 बार दान करने का रीज़न क्या बताया था मैंने कि डोनेशन वाले में 3 पॉइंट आपको बताए गए। ठीक है, तो वो तीनों पॉइंट पढ़ने आपको मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ क्या था उसमें, जहाँ तक मुझे याद है। एक तो चेयर्स वाला था, चेयर्स के क्रिएशन का, ठीक है, एक फंड के कंट्रीब्यूशन का था, और एक टेक्निकल या फिर ऐसे कुछ था पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वगैरह, एक वो वाला पॉइंट था। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से देखने उसमें, आपके पास मॉड्यूल तो होगा ही। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो कि लास्ट अपन ने पढ़े, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में शेड्यूल 1 वाला देखा, शेड्यूल 2 वाला देखा। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड हो ही नहीं सकते, वो दो ट्रांजेक्शन अपन ने देखे, और ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि पूरे प्रोहिबिटेड किए गए हैं, ठीक है, वो अपन ने देखा था निधि वाले केस में। वो निधि वाला जो स्टोरी पढ़ा था अपन ने, वो वाला। शेड्यूल 1 में अपन ने देखा था कि अपन को कुछ पैसे चाहिए हुए थे, उसके लिए अपन ने क्या क्या तिकड़मबाजी करी थी, वो सारी अपन ने इसमें देखी थी। तो इसमें मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताया था, शेड्यूल 1 में बाई PRI करके बोलेगा, और शेड्यूल 2 में वो कैसे बोलेगा, बाई PROI। ठीक है, और शेड्यूल 1 की जो ट्रांजेक्शन थी सेम शेड्यूल 2 में थी, बस शेड्यूल 2 में अपन ने 2 ट्रांजेक्शन जो है आउटसाइड द स्कोप रखी थी। अब शेड्यूल 1 के अपन ने देखी थी, सबसे पहले फॉरेन सिक्योरिटीज़ में अपन को पैसा इन्वेस्ट करना था। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में क्या आया था, लोन ले लूँ। सेकंड थॉट दिमाग में आया कि जब घर में पड़ा है सोना फिर काय करो ना, यानी कि घर यानी कि इमोरल प्रॉपर्टी, तो मैंने इमोरल प्रॉपर्टी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। अब ट्रांसफ़र करते टाइम मैंने क्या करा, उसको गारंटी दे दी कि अगर आपको पैसे टाइम पर ना मिले तो आप उस पैसों को जब्त कर लेना। ठीक, तो गारंटी दे दी। ठीक है, इसके बाद अपन ने पॉइंट देखा कि लोन एंड ओवरड्राफ्ट, मतलब जब भी वो पैसे लेने आए अपने पास, तो अपन ने क्या करा, अपने पास पैसे नहीं थे तो लोन एंड ओवरड्राफ्ट लिया और उसको ही वो चीज़ दे दी, वही पैसे उसको दे दिए। तो लोन एंड ओवरड्राफ्ट गिवन या फिर लोन एंड ओवरड्राफ्ट टेकन, वो सारे इसमें कवर होते हैं। और कुछ पैसे अपन उसको नहीं दे पाए थे, जिसके कारण से वो अपन को धमकी दे गया था क्या, कि तेरा धंधा बंद करा दूंगा और तेरे पैसे भी चुरा लूँगा। तो धंधा बंद कराने का मतलब जो तेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है वो भी बंद करा दूंगा और तेरा पैसा चुरा लूँगा। इससे बचने के लिए उसने क्या करा, धंधे बंद कराने की बात के लिए उसने धंधे की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, और पैसे चुरा लूँगा उसकी बात के लिए उसने क्या करा, पैसे को फॉरेन करेंसी अकाउंट में डालकर मेंटेन कर दिया। ठीक है, इतना अच्छा दिमाग देखकर उसको बाहर से क्या मिला, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसको क्या बोला गया कि आप जो यहाँ पर आउटसाइड इंडिया आ जाओ अपनी कैपिटल एसेट रेमिट करके। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थे, आप बॉक्स में देख सकते हो और मैच कर सकते हो, सारे पॉइंट जो है सेम टू सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है। शेड्यूल 2 में मैंने मना करा था, सेम ट्रांजेक्शन है शेड्यूल 1 वाले, एक्सेप्ट 2 ट्रांजेक्शन। वो 2 ट्रांजेक्शन क्या थे, लोन एंड ओवरड्राफ्ट गिवन या फिर टेकन वाला, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी वाला। इसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड नहीं किए जा सकते, वो उसमें अपन ने देखा था कि अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन वगैरह वो चीज़, और डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट देखा था अपन ने। ठीक है, तो उस डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट के लिए बात की गई थी। और ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि प्रोहिबिटेड है बिल्कुल, वो अपन ने देखा था डायग्राम के थ्रू निधि वाले पॉइंट से, जिसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निधि वाला पॉइंट कुछ ऐसे था कि निधि मतलब एक पर्सन जो है जोर से चिल्ला रहा था कि निधि ने मेरे साथ क्या किया, चीट किया। तो निधि ने क्या किया था, चीट किया था, यानी कि निधि कंपनी और चिट फंड कंपनी। ठीक है, वो अगर चिट फंड का अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वो दोनों प्रोहिबिटेड है। इसके बाद उसने बताया, मतलब एक पर्सन आया तो उसने पूछा क्या हो गया भाई, उसने बोला था कि निधि ने क्या किया, मेरी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी रुकवा दी, और जिसके कारण मतलब फिर वो क्या कर रही है, उस पर अपना फार्म हाउस जो है वो बना रही है। फिर थर्ड पर्सन एक और आया था, वो बोलता है कि भाई तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं हुआ है, वो तो सच्ची में ट्रेडर ऑफ TDR है, मतलब ट्रेडिंग करती है वो ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स में, और उसका क्या है, रियल एस्टेट का बिज़नेस है। ठीक है, तो इस तरह से 6 पॉइंट अपना रियल एस्टेट बिज़नेस था। और फिर अपन ने मतलब उसने क्या किया था, क्या कहा था कि ज़्यादा उससे पंगा मत लेना, वो उसका भाई जो है नॉर्थ कोरिया से है, तो नॉर्थ कोरिया से जो भी ट्रांजेक्शन करते हो वो सीधा सीधा प्रोहिबिटेड है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है अपने जो फेमा है उसके सारी ट्रिक्स वगैरह, और जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आपको समझ में भी आए होंगे। और कुछ ट्रांजेक्शन जो कैसे आपको याद रखना है, लास्ट टाइम पे कैसे इसको मेमोराइज़ करना है, वो भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। मैं फ़ैन को बंद करना भूल गया, आपके हो सकता है नॉइज़ ज़्यादा आ रही हो बैकग्राउंड में। ठीक है, तो उसको मैनेज कर लेना एक बार।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।